बीएचयू में पहुंचे नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत से पूछे जाने वाले सवाल कि वाराणसी और पूर्वांचल विकास में बीएचयू और नीति आयोग के बीच कोई सहमति होगी क्या? बीएचयू में स्टार्टअप को बढ़ावे को लेकर क्या कोई योजना है? अटल आवासीय स्कूल जैसे स्कूलों की डिमांड दूसरे प्रदेशों में भी बढ़ रही है क्या? आगे एनसीआर की तर्ज पर बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही को तैयार होना था। इस योजना को धरातल पर उतारने का काम कब तक शुरू किया जाएगा? नीति आयोग ने वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के 6 जिलों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो परियोजना की योजना बनाई है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 10 फरवरी को घोषणा की थी कि संगठन ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजाग को 2047 तक आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की है। कब तक शुरू होगा? मेरा नाम है डॉक्टर वीके सारस्वत। मैं मेंबर नीति आयोग हूँ और पास में मैं साइंटिफिक एडवाइज़र था रक्षा मंत्री का, सेक्रेटरी डीआरडीओ का था और मैंने अपनी पूरे कैरियर में मिसाइल्स बनाए हैं और आजकल मैं एनर्जी सेक्टर पे, मिथनॉल सेक्टर पे, क्लाइमेट कंट्रोल पे कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न एरियाज़ में मेरा आजकल है, जैसे मैं इंडस्ट्रीज़ पे काम करता हूँ, एनर्जी पे काम करता हूँ, ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे काम करता हूँ। आज का जो विषय है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये 61 कन्वेंशन है इंडियन जियोफिजिकल यूनियन का। ये यूनियन का पर्पज़ ये है कि सब मिलके, एकेडमिया, इंडस्ट्री और नेशनल लेबोरेटरीज मिलके क्लाइमेट के ऊपर जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामीज होती हैं, ओशन में जो होता है, ओशन का क्लाइमेट से क्या संबंध है, किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इन सब विषयों पर एक मूल रूप से बातचीत करना और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हमको डेवलप करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा वेदर का प्रेडिक्शन कर सकें, क्लाइमेट चेंज का प्रेडिक्शन कर सकें और जो मूलभूत कारण हैं क्लाइमेट को में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में गौर करके उनको मिटिगेट कर सकें। तो ये कन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमारे बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, नेशनल लेबोरेटरीज लाइक NGRI और वगैरह से लोग आए हैं, तो उनका विचार विमर्श होगा। हमारे सेक्रेटरी अर्थ साइंसेज भी आए हैं जो कि इस क्षेत्र में लीडर हैं। उनका कार्य ये है कि अर्थ साइंसेज की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना और उनको आगे ले जाना, और वो इसके प्रेसिडेंट भी हैं मिस्टर प्रोफेसर रविचंद्रन, और वो ही इसको आगे ले जाएंगे। तो सरकार की तरफ से और जो है साइंटिस्ट जो है लगातार वेदर, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं जी हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये कार्य पूरा सफल नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, साइंटिस्ट काम करते हैं समझने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। उसके कारण सबको मालूम पड़े। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है कि हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो ऑटोमोबाइल्स में निकालते हैं, इंडस्ट्रीज़ में निकालते हैं, घर में लकड़ी के ऊपर पूरा खाना बनाते हैं, उससे जो हमारी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है उससे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उससे जो होता है अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती है। जब वो बाहर नहीं जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे ओशंस का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे फ्लड्स आते हैं, उससे वेदर उल्टे सीधे हो जाते हैं। एक ज़माने में आज के दिन काफ़ी सर्दी हुआ करती थी, आज सर्दी नहीं है। एक ज़माने में रेनफॉल कहीं कहीं नहीं होता था, आज वहाँ रेनफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो ये सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। उसका मेन पर्पज़ है कि जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर का, ओशंस का, माउंटेन्स का, सॉलिड अर्थ का, आयन जो हमारी बर्फ़ है अंटार्कटिका में और आर्कटिक में, वो जो है पोलर जिसको स्फीयर बोलते हैं, उन सब का आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये लोग यहाँ पे अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के ज़रिए लाना चाहते हैं, जिससे हम और ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा और उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए। तो सर, वैकल्पिक ऊर्जा या वैकल्पिक ईंधन के तौर पे सबसे ज़्यादा जो अभी प्रयोग चल रहा है वो हाइड्रोजन पे चल रहा है जी, इस पे क्या करना चाहिए?
ये सब कितनी हाइड्रोजन सफलता मिली है? हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेट फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। और हमारे देश ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम 3 तरह की हाइड्रोजन वैली 1, हाइड्रोजन वैली 2, हाइड्रोजन वैली 3 बनाने वाले हैं, जिसमें करीब 500 टन्स और 5,000 टन्स की हाइड्रोजन बनाई जाएगी। हमारा एक पूरा गोल है कि 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे इस हाइड्रोजन मिशन में बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, PLI स्कीम्स बनाई गई हैं, जिससे हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज़रूरत होती है। उसके प्रोडक्शन के लिए हमने PLI स्कीम बनाई है। हाइड्रोजन बनाने के लिए क्रिटिकल मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए PLI स्कीम बनाई है। हाइड्रोजन जो मोबिलिटी के लिए जो हाइड्रोजन होती है उसको हम फ्यूल सेल में चलाते हैं, तो फ्यूल सेल के प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन है हाइड्रोजन के ऊपर, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च चल रही है और नेशनल लेबोरेटरीज़ में इसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में लग रहा है, आसाम में लग रहा है, गुजरात में लग रहा है, और IITs में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो आने वाले समय में सर क्या माना जाए, गाड़ियाँ कब तक दौड़ेंगी सड़कों पे हाइड्रोजन से? ऑलरेडी आप जानते हैं कि देखिए कई क्षेत्रों में, जैसे इस समय लेह लद्दाख में, इस समय लद्दाख में हमारे यहाँ 15 बसेज हाइड्रोजन से चल रही हैं। NTPC ने बसेज चलाई हैं वहाँ पर। इसी तरह और भी छोटे छोटे तौर पर, जैसे पूना में KPIT ने एक बस चलाई थी हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस पर कार्य जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 साल में हाइड्रोजन पूरा तो कुछ नहीं हो सकता है, पूरा कभी नहीं होता है। देखिए हर चीज़ का एक ट्रांजिशन स्ट्रेटजी होती है, तो ट्रांजिशन में टाइम लगता है, पर हाँ शुरुआत हो गई है और शुरुआत अच्छी हुई है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की कीमत कम हो जाएगी, हाइड्रोजन की कीमत अभी ज़्यादा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन की कीमत कम होती चली जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन मोबिलिटी बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में ज़्यादा हो जाएगा।